नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश नारानी फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन लेक्चर्स में, जिसमें हम वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में जिसमें हमने अब तक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी ट्रीटमेंट की कुछ यूनिट्स देख ली थी, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था स्क्रीनिंग के बाद में हमने ग्रिड चैम्बर की स्टडी कर ली थी और सेडिमेंटेशन टैंक्स देख लिया था। अब तक जो भी यूनिट्स पढ़ी है हमने, वो सभी आपके वेस्ट वाटर में से सिर्फ और सिर्फ अकार्बनिक पदार्थों को रिमूव करती है। कुछ हद तक वो कार्बनिक पदार्थों को रिमूव कर देती है, लेकिन मुख्यतया वो आपके अकार्बनिक पदार्थों को ही रिमूव करती है। अब जो हम यूनिट पढ़ेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें ट्रिकलिंग फिल्टर, आपका एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पड़ती है। इसमें सबसे पहले हम देखें ट्रिकलिंग फिल्टर की बात करते हैं। तो ट्रिकलिंग फिल्टर आपकी सबसे मेनली तो ये आपके कार्बनिक पदार्थ मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर्स को रिमूव करने के लिए यूज की जाती है, क्योंकि आप जानते हो अगर वेस्ट वाटर है तो वेस्ट वाटर में मेनली आपका कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उनको रिमूव करने के लिए जो सबसे उपयोगी ट्रीटमेंट माना गया है, जो सबसे बेटर ट्रीटमेंट माना गया है, वो ट्रिकलिंग फिल्टर माना गया है। तो ट्रिकलिंग फिल्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिकलिंग फिल्टर सबसे पहली अगर मैं बात बोलूँ तो ये आपके कार्बनिक पदार्थों को रिमूव करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, आपके ऑर्गेनिक मैटर्स को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या किया जाता है। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी एक लेयर होती है, बायोमास लेयर होती है, उनको पास किया जाता है, कांटेक्ट में लिया जाता है वेस्ट वाटर के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके ऑर्गेनिक मैटर्स को खा जाते हैं, रिमूव कर देते हैं। उसके बाद में अब वो जो डीकम्पोजिशन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं, तो इसलिए इनको हम एरोबिक ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। एरोबिक मतलब वह ट्रीटमेंट जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, उसे हम एरोबिक ट्रीटमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब ये जो ट्रिकलिंग फिल्टर है वो एक फिल्टर से बना होता है। वो कैसा फिल्टर होता है आप इसमें देख सकते हो, ये एक फिल्टर है, इसमें ये सर्कुलर फिल्टर है आपके पास, ठीक है। ये पूरा सर्कुलर फिल्टर है यहाँ से यहाँ तक। इसमें आपको एक सेक्शन काट के बताया हुआ है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके नीचे आपके ड्रेनेज सिस्टम लगे होते हैं, जैसा कि आप जो वाटर सप्लाई में फिल्टर्स को देखते हो, सिमिलरली आपका नीचे ड्रेनेज सिस्टम लगा होता है। उसके ऊपर सपोर्ट मीडियम लगा होता है, और सपोर्ट मीडियम जनरली स्टोन का दिया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो स्टोन का सपोर्ट मीडियम है, जो कि ऊपर की लेयर्स को रोकेगा। उसके बाद में सबसे टॉप लेयर होती है, वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की होती है। यहाँ पे आपको माइक्रो जो बैक्टीरियाज हैं उनकी लेयर बिछा दी, और यहाँ से वाटर इनलेट होएगा, और यहाँ से वाटर इनलेट होके ये एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेगा वाटर। तो ये घूमता रहेगा और घूम घूम के पूरा वाटर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा। यहाँ से पानी निकलेगा और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा ये, ठीक है। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये आपके यहाँ पे रोटेट होता रहेगा और वाटर को, जो वेस्ट वाटर है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे चूँकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपके सूक्ष्म जीवाणु है, वो क्या करेंगे, वो चूँकि इनका खाना क्या है, इनका फूड क्या है, इनका फूड है ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थों को ही ये खाते हैं, ठीक है। आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो। तो इनका फूड है ऑर्गेनिक मैटर, तो ये इनको धीरे धीरे समाप्त कर देंगे, और इसको बोलते हैं हम अपघटन होना, इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन या अपघटन होना। तो अपघटन होने लग जाएगा किसका, ऑर्गेनिक मैटर्स का। वो किसके प्रेजेंस में होएगा, वो आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम और एरोबिक ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करते रहेंगे धीरे धीरे। उसके बाद में चूंकि पूरा ऑर्गेनिक मैटर्स रिमूव हो जाएंगे, उसके बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ खुद बचेंगे। अब ये क्या करते हैं, ये चूंकि इनके लिए खाने के लिए फूड बचा नहीं, तो ये अब खुद को ही खाने लग जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंडोजिनस रेस्पिरेशन।
ये सेल पे ही खुद आपस में एक दूसरे को खाने लग जाएंगे और धीरे धीरे ये खुद को ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे एक लेयर जम जाएगी जिसको स्लम लेयर बोलते हैं, और वो फिर हम उसको रिमूव कर लेते हैं, और इस तरह से आपका ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों समाप्त हो जाते हैं आपके वेस्ट वाटर से। तो ये प्रोसेस होती है आपकी ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर। तो ट्रिकलिंग फिल्टर में आप यहाँ देख सकते हो, ट्रिकलिंग फिल्टर में पत्थरों, रेत, पीवीसी आदि की सघन परत जमाई जाती है, जिस पर दूषित जल जो अपशिष्ट जल है वो डाला जाता है। फिल्टर माध्यम पर एरोबिक बैक्टीरिया की परत जमाई जाती है, जो कि जिसके ऊपर वायु प्रवाहित की जाती है, मतलब ऑक्सीजन दी जाती है, और ऑक्सीजन देने के बाद में ये बैक्टीरिया जो कार्बनिक पदार्थ है उनको रिमूव कर देते हैं, और जो फिल्ट्रेशन बेड है उसको फिर साफ करके और वाटर को आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। तो ये सिस्टम होता है आपका ट्रिकलिंग फिल्टर में। अब जो ट्रिकलिंग फिल्टर है उसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला आपका आता है रोटेटरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और दूसरा आता है आपका स्प्रे नोजल सिस्टम। क्या फर्क है दोनों में? रोटेटरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तो आपका एक ये रोटेट करता रहता है, ऐसे गोल रोटेट करता है, और ये वाटर यहाँ से एंटर करता है, ठीक है, और यहाँ पे स्प्रिंकल के थ्रू फव्वारों के रूप में पानी की बौछारें डालता है। जो वेस्ट वाटर है उसकी बौछारें यहाँ पे ऐसे डालता है, और ये रोटेट भी करता रहता है। तो ये कंप्लीट जो बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर आसानी से पूरे वाटर को फैला पाता है। तो ये एक अच्छा सिस्टम भी है, इसी को बोलते हैं हम रोटेटरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। दूसरा होता है आपका स्प्रे नोजल सिस्टम। स्प्रे नोजल सिस्टम में यहाँ से वाटर एंटर करता है, और यहाँ पे नोजल्स लगी होती है, वहाँ से ये जो वाटर है वो स्प्रे करते हुए यहाँ पे डाला जाता है। अब यहाँ पे कोई रोटेटरी सिस्टम लगा हुआ नहीं है, तो क्या होता है इसमें सभी बैक्टीरिया पे पानी बराबर रूप से नहीं जा पाता है, ठीक है। तो इसमें और रोटेटरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यही फर्क होता है। ये इतना अच्छा नहीं होता जितना आपका रोटेटरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है आपके रोटेटरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। अब आप वर्गीकरण देख सकते हो, जो ट्रिकलिंग फिल्टर है उनको दो भागों में विभाजित किया है, एक स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर और एक हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की जो एफिशिएंसी होती है वो आपकी कम होती है एज कम्पेयर टू आपकी हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की। तो पहली बात तो ये फ़र्क होता है इसमें। दूसरी, इसमें जो डिस्चार्ज कैपेसिटी होती है, जो पानी को साफ करने की कैपेसिटी होती है, वो कम होती है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के कंपैरिजन में। तो इस तरह से दो तीन डिफरेंस होते हैं। एफिशिएंसी ज़्यादा होती है इसकी। सिस्टम क्या होता है, इसमें जो वाटर होता है उसको रिसर्कुलेट कर दिया जाता है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में। कैसे? जैसे कि यहाँ से वाटर आया, फिर यहाँ पे आपके ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर वाटर आ गया, वाटर आने के बाद में जब बाहर निकाला जाता है तो यहाँ पे चेक किया जाता है। जो स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है इसमें तो डायरेक्ट आगे भेज दिया जाता है, तो ये इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं करता। जबकि आपका हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में एक को ट्रिकलिंग फिल्टर लगा दिया जाता है, पानी को अब इसके अंदर पास किया जाता है, ठीक है, और यहाँ से फिर आगे पास किया जाता है। तो यहाँ पे 2 बार ट्रिकलिंग फिल्टर लगा दिए जाते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा एक्स्ट्रा में आपका वाटर, वेस्ट वाटर को क्लीन कर पाएगा। और चूँकि यहाँ पे एक बार यहाँ पे स्पीड भी ज़्यादा रखी जाती है वाटर की, इसलिए आपका ज़्यादा वाटर भी क्लीन कर पाता है आपका हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 प्रोसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक तो ट्रिकलिंग फिल्टर, दूसरी है एक्टिवेटर स्लज प्रोसेस। ये भी आपके कार्बनिक पदार्थों को ही रिमूव करने के काम में आती है। अब इसमें क्या होता है, इसका नाम एक्टिवेटर स्लज प्रोसेस क्यों दिया गया? तो देखो, जो स्लज निकलती है, स्लज क्या है? स्लज वो कार्बनिक पदार्थ जो वेस्ट वाटर के अंदर पाए जाते हैं, जो कि अब तक जितना भी ट्रीटमेंट था उस यूनिट से जो भी
वेस्ट वाटर के अतिरिक्त जो भी पदार्थ मिलता है उसको हम स्लज बोलते हैं। अगर उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है तो वो क्रियाशील है, एक्टिवेटेड है। क्यों? क्योंकि उस पे बैक्टीरिया ज़्यादा अटैच हो पाएंगे, इस वजह से इसको बोला गया है एक्टिवेटेड स्लज। और इस एक्टिवेटेड स्लज को ट्रीट करने की विधि को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो इसमें एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में हम सूक्ष्म जीवाणु मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं और इसको कार्बनिक पदार्थ के अंदर एंटर करवाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रो वाटर यहाँ से आया, यहाँ से आने के बाद में इसको एरेशन टैंक के अंदर पास किया जाता है। एरेशन टैंक में सिर्फ और सिर्फ एयर दी जाती है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर तो ऑलरेडी है ही। अब उसमें ऑक्सीजन दी जाती है। ऑक्सीजन देने के बाद में ये आपस में रिएक्शन करके आपस में रिएक्ट होके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर्स का अपघटन कर देते हैं, डिकम्पोजिशन कर देते हैं उनका। उसके बाद में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने वेस्ट निकाला है उसको फिर आगे क्लेरिफायर सेटल के अंदर, ये एक तरह का सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक की है, जिसके अंदर जो भी कण है, जो भी मोटे कण है, उनको नीचे सेटल करवा दिया जाता है और जो वाटर है, ट्रीट वाटर है, उसको आगे पास कर दिया जाता है। जो ये स्लज होती है, इसको अगर स्लज में पीपीएम हमारी आवश्यकता के अकॉर्डिंग है तब तो हम इसको डिस्पोज कर देते हैं जो भी लैंड वगैरह में। अगर पीपीएम हमारी आवश्यकता से बाहर है तो इसको वापस रिसाइकुलेट किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है और वापस एरेशन टैंक के अंदर भी जाता है। तो ये प्रोसेस होती है आपकी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में। ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में आपके एक तो एरेशन टैंक होता है जिसमें कि हम जो सीवेज है उसके अंदर हम एयर को मिक्स करते हैं। तो एयर को मिक्स करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक डिफ्यूज एयर एरेशन मेथड होता है, एक मैकेनिकल एरेशन होता है और एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। डिफ्यूज एयर में तो हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो एरेटेड ग्रिड चैम्बर है उसके अंदर जिस तरह से एयर दी जाती है, सिमिलरली एयर दी जाती है आपके इस एरेशन टैंक के अंदर। अगर एयर देने के साथ में उसका मैकेनिकली रोटेशन भी किया जाए तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एरेशन मेथड। और अगर इन दोनों को यूज किया जाए तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो इस तरह से 3 तरीके से आपके एरेशन टैंक के अंदर मिलाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिक मैटर के साथ में। ठीक है, ये सिस्टम होता है आपका। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक टैंक दिया हुआ है, बड़ा सा टैंक है। इसमें जो आपको ये मिक्सिंग दिख रही है तो ये एयर दी जा रही है, जिस वजह से ये मिक्सिंग हो रही है आपकी वाटर की माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में। इसके बाद में आता है आपका सेडिमेंटेशन, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक का उपयोग इसलिए किया जाता है जिससे कि आपकी जो वेस्ट वाटर है, अब उसका ये लास्ट ट्रीटमेंट है लगभग, अब उसको आप डायरेक्टली डिस्पोज कर सकते हो किसी भी रिवर में या किसी भी पॉन्ड वगैरह में। तो उस लेवल, उसके जो स्टैंडर्ड से रिवर या पॉन्ड के, उस स्टैंडर्ड से मैच करने के लिए हमें सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये उस सलज की मात्रा को कम करके और फिर आगे जो एफ्लुएंट वाटर है उसको पास करवा देते हैं हम किसी भी स्ट्रीम या रिवर्स के अंदर। तो ये एक सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक का डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हो यहाँ से वाटर इनलेट हो रहा है, और जैसा आपने प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर देखा था, सिमिलरली आपका सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर है, वाटर यहाँ से एंटर हुआ और ये फिर टैंक के अंदर जाता है। यहाँ पे इसको टाइम दिया जाता है, जो भी स्लज है वो नीचे सेटल हो जाती है और जो एफ्लुएंट वाटर है उसको फिर आगे पास कर दिया जाता है। तो ये सिस्टम होता है आपका सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर। तो ये आपका कंप्लीट है दोनों
एरेशन टैंक और आपका सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, दोनों प्रोसेस आती है आपकी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के अंदर। अब आप इसमें देख सकते हो आपका जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उसमें आपने बार स्किन देख ली, आपने ग्रिड चैम्बर देख लिया, उसके बाद में आपने प्राइमरी सेटलिंग टैंक देख लिया। ये उसके बाद में आता है आपका एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, जिसमें आपका एरेशन टैंक होता है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है। यहाँ से जो स्लज होती है या तो उसको स्लज डाइजेस्टर में डाल देते हैं, अगर ये स्लज वापस रिसाइकलिंग के लिए रिक्वायरमेंट है तो इसको वापस रिसाइकिल करवा देते हैं, और जो एफ्लुएंट वाटर है उसको आगे पास कर देते हैं। अगर इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह गए तो क्लोरिनेशन देके उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके और फिर आगे पास कर दिया जाता है किसी भी स्ट्रीम या रिवर में। तो ये आपका ट्रीटमेंट प्लान का एक डायग्राम हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।